हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में शामिल कुछ प्रश्न आपके फीटर ट्रेड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही आपके फीटर ट्रेड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी डिस्कशन आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फेरस मेटल को काला करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, फेरस मेटल को काला करने के लिए हमें 150 से लेकर के 175 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, फेरस मेटल को काला करना क्या होता है? तो मतलब कि कोई फेरस मेटल है, उसको काला करने का मतलब कि उस पर रंग चढ़ाना, उसकी सरफेस को क्या करना है, कलर देना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 150 से लेकर के 175 डिग्री सेल्सियस तापमान तक उसको गर्म करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल को फिनिशिंग करते हैं और फिनिशिंग करने के बाद उसके ऊपर जो है लुब्रिकेंट की एक लेयर लगाते हैं मेटल के ऊपर, और उसके बाद जो है उसे हम 150 से लेकर के 175 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं। और इसी तापमान पर जो है इसे मेटल को है 5 से लेकर के 8 मिनट तक उसको रखते हैं, तब उसकी जो मेटल की जो कलर होता है वह काले रंग का हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि फेरस मेटल को काला करने के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वह 150 से लेकर 175 डिग्री होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फेरस मेटल को काला करने के लिए हम क्या करते हैं, तो फिनिश किए हुए मेटल के सरफेस के ऊपर जो है लुब्रिकेंट की एक परत चढ़ाते हैं। ठीक है, लेयर लगाते हैं और उसे 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 175 डिग्री सेल्सियस पर 5 से लेकर के यानी 5 से लेकर के 8 मिनट तक उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है फेरस मेटल को काला करने के लिए। ठीक है, मेटल को विभिन्न रंग प्रदान किया जाता है, उसके लिए भी विभिन्न प्रकार के जो है हम विधियाँ यूज़ करते हैं। जैसे कि एक हीट ट्रीटमेंट हो गया, तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हम मेटल को काला करने की यह विधि है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ केमिकल्स भी हम यूज़ करते हैं मेटल को काला करने के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही मेटल को गर्म करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो है अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हम रंग प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिटेल्स ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन की जितना डिटेल्स आप करेंगे ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में है उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया जाता है, तो वहाँ पे जब आप केवल वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, रट्टा हुआ क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फंस जाते हैं। इस वजह से जरूर हम कोशिश करते हैं कि वन लाइनर की फॉर्म में क्वेश्चन के साथ साथ में आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहती है हमारी तरफ से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राट आयरन को किस भट्टी से तैयार किया जाता है? तो याद रखिएगा, राट आयरन जो होता है आपका सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो 99.9% होती है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा कि राट आयरन में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.02 से लेकर के 0.03% तक होती है। तो ये भी याद रखेंगे। और राट आयरन को जो हम पुडलिंग फर्नेस से तैयार करते हैं। ठीक है, फर्नेस से क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पूछ लिया जाता है कॉमन क्वेश्चन फर्नेस से कि फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं या किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन आपसे घुमा करके पूछ सकता है कि अधिकतम तापमान को मापने वाला यंत्र कौन सा है या टूल कौन सा है। ठीक है, तो याद रखिए कि वहाँ पे भी आपका आंसर होना चाहिए पायरोमीटर, कि मैक्सिमम तापमान मापना हो तो हम वहाँ पे हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अलग अलग प्रकार की आपकी फर्नेस होती है, जैसे कि आपकी है ब्लास्ट फर्नेस, पुडलिंग फर्नेस और क्यूपोला फर्नेस। सो इनसे अलग अलग प्रकार के आपके मेटल तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें पिग आयरन की, तो ये आपका जो है ब्लास्ट फर्नेस से तैयार किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा मेटल तैयार किया जाता है? तो आप याद रखिएगा पिग आयरन जो आपका ब्लास्ट आयरन से तैयार किया जाता है। और यह जो पिग आयरन है यह लोहा का सबसे अशुद्ध रूप है, और लोहे के सबसे शुद्ध रूप जो होता है वो राट आयरन है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है क्यूपोला फर्नेस। तो क्यूपोला फर्नेस से आपका कास्ट आयरन तैयार किया जाता है, और कास्ट आयरन जो है आपका सबसे ब्रिटल धातु है, ये भी याद रखेंगे। और पुडलिंग फर्नेस से आपका राट आयरन तैयार होता है, और यह आपका सबसे शुद्ध लोहा आता है। इसके साथ ही बेशेमर प्रोसेस और भी कई सारे स्टील उत्पादन की विधियाँ होती है, तो हम यहाँ पे केवल आयरन की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर, होल एवं स्लॉट्स की माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि होल, स्लॉट्स या इंटरनल ग्रूव की माप लेने के लिए हम टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है वह 12.7 से लेकर के 152.4 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि इसके बीच की रेंज को हम टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा माप ले सकते हैं। किसी भी होल, स्लॉट्स या इंटरनल ग्रुप को माप ले सकते हैं।
ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बड़े होल या स्लॉट्स की माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो आपको क्वेश्चन घुमाता है, तो याद रखिएगा कि बड़े होल, स्लॉट्स या इंटरनल ग्रुप की माप लेने के लिए भी हम टेलीस्कोपिक गेज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि छोटे स्लॉट्स या होल्स की माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा अब इसके लिए हम स्मॉल होल गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसकी जो रेंज होती है 3.2 से लेकर के 12.7 मिलीमीटर तक होती है। तो ये भी याद रखेंगे कि स्मॉल होल गेज की जो यूज होता है यह छोटे होल या स्लॉट्स की माप लेने के लिए करते हैं, और इसके द्वारा जो है 3.2 से लेकर के 12.7 मिलीमीटर तक की माप हम ले सकते हैं। तो ये आपके गेज से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि गेज किस धातु के बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि गेज जो है आपके एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर का, इलास्टिसिटी धातु का कौन सा गुण है। तो धातु के मुख्यतः 2 गुण आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो धातु के 3 गुण होते हैं, भौतिकी, यांत्रिकी और रासायनिक। ठीक है। तो लेकिन आपसे मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपके भौतिक और यांत्रिक गुण से पूछा जाता है। रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक गुण से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है। तो कई सारे एग्जाम में पूछता है कि धातु का जो फिजिबिलिटी है वो धातु का कौन सा गुण है, तो फिजिबिलिटी हो गया। ठीक है। तो यह धातु का आपका भौतिक गुण है। और यहाँ पे पूछा है इलास्टिसिटी, तो धातु का यह यांत्रिक गुण है। ठीक है। और इलास्टिसिटी हो गया, मेलेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, यह सारे आपके धातु के आपके जो है हार्डनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, ये सभी आपके क्या है, धातु के यांत्रिक गुण हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की गई है यहाँ पे। तो कई सारे एग्जाम में आपसे अभी तक पूछा जाता था कि माइल्ड स्टील का। ठीक है। तो माइल्ड स्टील का गुरुत्व जो होता है 7.8 होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और यहाँ पे एल्युमिनियम की बात की गई है, इसलिए हमने कुछ नया क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है, क्योंकि आपको याद हो गया होगा एल्युमिनियम का, माइल्ड स्टील का। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन को भी याद कर लें, ताकि अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा कर पूछता है तो आप उस क्वेश्चन का भी आंसर आसानी से दे पाएँ। ठीक है। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो 2.8 होती है। ठीक है। इसके साथ ही कुछ और धातुएं होती हैं, उनकी भी आपको याद रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे कि टीन हो गया, तो टीन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो होता है 7.8, याद रखिएगा। इसके साथ ही कॉपर का जो होता है वो 8.89 होता है। ठीक है, समथिंग। और आपकी ब्रास की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो इसका जो होता है 10.50 होता है, 10.5 आप याद रख सकते हैं। तो ये कुछ धातुओं के विशिष्ट गुरुत्व है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, हाई स्पीड वाली ग्राइंडिंग व्हील पर किस बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा हाई स्पीड वाली ग्राइंडिंग व्हील पर हम रेजोनाइट बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस ग्राइंडिंग व्हील से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हेवी वर्क के लिए पूछ दे सकता है आपका कि हेवी वर्क के लिए हम किस बॉन्ड की व्हील का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए कि हेवी वर्क के लिए हम सेलॉक बॉन्ड के व्हील का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे सेलक बॉन्ड से पूछता है कि सेलक बॉन्ड को किस अक्षर के द्वारा इंगित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सेलक बॉन्ड को ई अक्षर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसे इंगित करते हैं या इसे दर्शाते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही जहाँ फ्लेक्सिबल व्हील की, जैसे कि फ्लेक्सिबल कोई व्हील की ड्रिलिंग करनी हो, क्या करना हो, व्हील की ज़रूरत हो, वहाँ पे हम रबर बॉन्ड व्हील का प्रयोग हम करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, स्टील को स्टील से जोड़ने के लिए हम कौन सी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि स्टील को स्टील से जोड़ने के लिए हम ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। और ब्रेजिंग की जो आपका क्या कहते हैं उसको, रॉड होती है। ठीक है, वह आपके ब्रास की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा कि स्टील को स्टील से जोड़ने के लिए हम ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। और ब्रेजिंग का जो ब्रास होता है, फिलर रॉड होता है, उससे हम क्या करते हैं, उसको जो है हम ब्रास के मेटल से बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, कॉइन्स बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कॉइन्स बनाने के लिए हम जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि कॉइन्स बनाने के लिए किस मेटल का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि कॉइन्स बनाने के लिए हम जर्मन सिल्वर का यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही आपसे एक जो क्वेश्चन है, आपसे गन मेटल से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एलॉय से कि गन मेटल किस धातु के बनाए जाते हैं, यानी कि या गन मेटल का एलॉय क्या है। तो याद रखिए कि कॉपर, टिन और जिंक जो मिला करके जो आपका गन मेटल बनाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, किस फास्टनर के दोनों स्टड एंड्स पर थ्रेड बना रहता है। तो याद रखिए कि स्टड के दोनों एंड्स पर जो है आपका थ्रेड कटर आता है। ठीक है।
और स्टड एक प्रकार का अस्थायी फास्टनर है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि किस फास्टनर के दोनों एंड्स पर थ्रेड बना रहता है। तो याद रखेंगे इससे कि स्टड जो है एक प्रकार का फास्टनर है इसके दोनों एंड्स पर थ्रेड बना रहता है, और यह असेंबली में उस जगह पे वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे वर्कपीस को बार बार असेंबल और डिसेंबल करना हो, ठीक है। तो या एंगेज या डिसएंगेज करना हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टड का प्रयोग करते हैं। तो इसको याद रखेंगे। कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि स्टड किस प्रकार का फास्टनर है, तो याद रखिएगा कि यह अस्थायी फास्टनर है, ठीक है, यानी कि टेम्परेरी फास्टनर है। फास्टनर आपके 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी, ठीक है। तो स्टड आपका और नट बोल्ट ये सभी आपके अस्थायी फास्टनर है, जबकि आपका सोल्डरिंग ये आपका सेमी परमानेंट फास्टनर है, और आपका जो वेल्डिंग हो गया या ब्रेजिंग हो गया ये आपके परमानेंट फास्टनर के उदाहरण हैं। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, फ्लेंज अथवा पुली को आसानी से माप लेने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो फ्लेंज अथवा पुली की आसानी से माप लेने के लिए हम हुक रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपके जो रूल्स होते हैं इससे भी कई सारे एग्जाम में अलग अलग प्रकार के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपसे पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन है आपसे कि स्टील रूल यह किस धातु का बनाया जाता है। तो याद रखिएगा स्टील रूल जो है आपका स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही आपके स्टेनलेस जो स्टील रूल है आपके स्प्रिंग स्टील के भी बनाए जाते हैं। जैसे कि कर्व, अगर किसी भी कर्व जॉब की माप लेना हो तो वहाँ पे हम फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम स्प्रिंग स्टील से बनाते हैं। और रूल से संबंधित एक कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि पैटर्न मेकर के द्वारा कौन से रूल का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा पैटर्न मेकर के द्वारा श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि पैटर्न मेकर जो है श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें अंतर क्या होता है कि इसकी जो एक्चुअल इसकी जो लंबाई होती है या इसका जो इसको माप की जो लंबाई होती है वो आपकी वास्तविक जो आपकी स्टील रूल होती है उससे थोड़ी सी बड़ी होती है। ये ऐसा इसलिए रखा जाता है ताकि अगर आपका जो पैटर्न मेकर जो होते हैं उसकी माप थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लेते हैं, और यह स्टील रूल इसकी जो श्रिंक रूल होता है इसका माप थोड़ा सा अधिक इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, जब क्या करते हैं ठंडे फॉर्म में आते हैं तो वो क्या होता है सिकुड़ते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी उनकी माप अधिक रखी जाती है ताकि वह सिकुड़ने के बाद अपने एक्चुअल फॉर्म में एटलीस्ट आ सकें, ठीक है। तो ये उसका कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच में गैप को किसके द्वारा चेक किया जाता है। तो याद रखिए 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच के गैप को जो है हम फिलर गेज के द्वारा चेक करते हैं। फिलर गेज को थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे अक्सर एग्जाम में। तो याद रखिए कि इसके ब्लेड की लंबाई ऐसे तो स्टैंडर्ड में 100 मिलीमीटर आप आंसर कर सकते हैं, या 50, 100 या 200 भी इस तक की इसकी लंबाई में मिलते हैं। तो ऐसे आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका यहाँ पे आप मैक्सिमम अगर प्रेफरेंस दी जाए तो 100 मिलीमीटर आपका आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। कि जो फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई होती है वो 100 मिलीमीटर होती है, उसको आप सही कर दीजिएगा, वो सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 13 नंबर, लेड किस अयस्क से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो लेड जो है आपका गैलेना नामक अयस्क से तैयार किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धातुओं के अयस्क से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको कुछ धातुओं के अयस्क आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता है तो उनको याद रखना है। जैसे कि लेड का अयस्क होता है गैलेना, यानी कि गैलेना नामक अयस्क से आपका लेड धातु प्राप्त होती है, ठीक है। अयस्क क्या होता है, तो यह धातु का अशुद्ध रूप होता है जिससे हमें धातुएं तैयार की जाती हैं उसको विभिन्न प्रकार के मतलब कि शुद्धिकरण के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार बक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं टिन हेमेटाइट या मैग्नेटाइट जो है आपके यह लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। और सैंड स्टोन या क्या उसको कहते हैं सैंड स्टोन, टिन स्टोन के द्वारा टिन जो है आपका प्राप्त होता है। तो ये कुछ धातुओं के अयस्क है जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको याद रखिएगा। लेड जो है गैलेना नमक अयस्क से प्राप्त होता है, एल्युमिनियम जो बॉक्साइट से प्राप्त होता है, और हेमेटाइट मैग्नेटाइट ये आपके आयरन के अयस्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पायराइट्स जो है आपका और कापर का अयस्क है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर, स्क्रू पिच गेज का दूसरा नाम हम इसे थ्रेड गेज भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। स्क्रू पिच गेज का दूसरा नाम थ्रेड गेज भी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका, वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। तो याद रखिए कि वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पत जो मांक होता है ये 0.001 मिलीमीटर होता है। थोड़ा सा आप माइक्रोमीटर को देख करके कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आप जल्दी की वजह से हम क्या करते हैं देखते हैं कि माइक्रोमीटर और अल्पतमांक तो 0.01 लगा के आंसर आ जाते हैं, जो कि आपका आंसर जो है तभी गलत हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे आपसे वर्नियर माइक्रोमीटर की जब पूछे
तो आपसे याद रखिए वर्नियर माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। और माइक्रोमीटर की बात करें तो आपका होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर आपका नट और बोल्ट के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है, या ऐसे स्क्रू के अहम सिद्धांत पर भी कार्य करता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। माइक्रोमीटर आपके इनवार स्टील या क्रोमियम स्टील के बनाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और माइक्रोमीटर का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार के डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सिंपली माइक्रोमीटर की बात करें तो ये आउटसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इनसाइड डायमीटर को चेक करने के लिए भी इनसाइड माइक्रोमीटर मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसकी हैंडल स्पेंडल की बात जो है, आपका हैंड इसकी जो स्पेंडल होती है और इस पर जो एक बीट लगी रहती है, टिप लगा रहता है, वो आपका टंगस्टन कार्बाइड का होता है, ताकि उसकी स्पेंडल जो है आपका ख़राब ना हो, ठीक है। और इसमें एक रेजिस्ट स्टाफ होता है, ठीक है। इस रेजिस्ट स्टाफ के ऊपर जो है बटर से कटी रहती है, ठीक है, जो कि प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 60 नंबर का। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और ऑस्ट्रेलिन का अनुपात कितना होता है? तो याद रखिए कि गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और ऑस्ट्रेलिन का अनुपात जो होता है 2:1 होता है, यानी कि 2 और 1 का अनुपात होता है, ठीक है। ऑक्सीजन से और ऑस्ट्रेलिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग पूछा जाता है, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग होता है काला और ऑस्ट्रेलिन गैस सिलेंडर का रंग होता है मैरून या लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऑक्सीजन के सिलेंडर पे जो है राइट हैंड थ्रेड कटी जाती है और ऑस्ट्रेलिन के सिलेंडर पे जो है आपकी लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी रहती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह का बोल्ट ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? तो बोल्ट एक प्रकार का अस्थायी फाटनर है। नॉट और बोल्ट के माध्यम से हम किसी भी कंपोनेंट्स की अस्थायी फाटनिंग करते हैं। और यहाँ पे पूछा है कि किस तरह का बोल्ट जो है ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिए कि हेक्सागोनल जो बोल्ट होते हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपका, वर्म थ्रेड का एंगल कितना होता है? तो वर्म थ्रेड या एक्मी थ्रेड, इनका एंगल जो है 29 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपका, जिग और फिक्सर का क्या उद्देश्य है? तो जिग और फिक्सर का प्रयोग हम मास प्रोडक्शन में करते हैं, यानी कि उत्पादन दर बढ़ाना हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि उत्पादन की दर बढ़ जाती है, मास प्रोडक्शन होता है और आपके जो कंपोनेंट्स बनते हैं उसकी लागत कम आती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जिग और फिक्सर का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी जानकारी जिग और फिक्सर के बारे में हम आपको दे देना चाहते हैं। जैसे कि जिग है तो यह कंपोनेंट्स को, ठीक है, लोकेट करता है और गाइड भी करता है, जबकि फिक्सर है यह कंपोनेंट को होल्ड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जिग और फिक्सर में, कि यह जिग जो है यह टूल को गाइड भी करता है, लेकिन फिक्सर टूल को गाइड नहीं करता है, यह केवल क्लैंप करता है। तो ये तो कॉमन चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बेबिट मेटल किसका एलॉय है? तो याद रखिएगा बेबिट मेटल जो है टिन, एंटीमनी और कॉपर का एलॉय है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कुछ धातुओं के एलॉय से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टील का आपसे पूछता है, ठीक है, स्टील किसका एलॉय है? तो याद रखिएगा स्टील जो है आयरन और कार्बन का एलॉय है, ठीक है। और बात करें आपकी गन मेटल की, तो ये कॉपर, टिन और जिंक का एलॉय है, ठीक है। हाई स्पीड स्टील यह जो है टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम का एलॉय है, ठीक है। तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम होता है, जिसकी जो मात्रा होती है, जिसका इस रेशियो जो होता है 18, 4 और 1 का होता है, यानी कि टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% और वेनेडियम 1% आपका पाया जाता है हाई स्पीड स्टील में, ठीक है। और हाई स्पीड स्टील से जो आपके अधिक जो है कटिंग के लिए धातु बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपके 20 क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, और आपका लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपने जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, वह वैलिड है, ठीक है। और बाकी और कुछ नहीं, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड सर्कल में अपने, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली वीडियो को, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और आने वाले समय में हम और भी अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने फिटर ट्रेड से प्रदान करते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।